नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने को है और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें आज आपको बताएंगे। खबर नंबर 1 दिखाएंगे सरदार शहर का सरदार कौन। खबर नंबर 2 होगी अशोक पिंचा पर दाव की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे कहां मौत को लेकर बवाल हो रहा है। खबर नंबर 4 होगी शहर शहर चोरों के आतंक और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर एक्शन में एटीएस और एसओजी पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सीट पर अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनाया है। कल अशोक पिंचा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता रैली निकालकर सरदार शहर में पिंचा को नामांकन दाखिल करवाएंगे। अशोक पिंचा आपको बता दें 2008 से लेकर 2013 तक बीजेपी में विधायक रह चुके हैं। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं और 62 साल के पिंचा जनसंघ के जमाने से ही पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अशोक पिंचा को मैदान में उतारा जा रहा है बीजेपी की ओर से और बताया जा रहा है कि ये अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल बताया जा रहा है, कल का दिन दिया गया है जब अशोक पिंचा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलेगी और अनिल शर्मा को टिकट देने के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। अशोक पिंचा को मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। सरदार शहर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छिपा साहब को जो है वो विधायक के प्रत्याशी के रूप में जो है वो घोषित किया गया। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ साहब है। क्या पृष्ठभूमि है, किन कारणों से जो है उन्हें टिकट दिया गया? एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता और पूर्व में विधायक के रूप में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, वो अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। आम कार्यकर्ताओं से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपति नगर परिषद सरदार शहर की अध्यक्षा रही है। उनके कालखंड में बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे कार्यकर्ताओं की पसंद है। आम कार्यकर्ता अपने दम खम पर अशोक पिंचा को चुनाव लड़ाएंगे। तो वो आर्थिक रूप से इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने कहा हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर विरोध भी हो रहा है क्योंकि अभी बताया कि जाट समाज जो है वो विरोध कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये कतिपय कांग्रेस की चाल है। कुछ लोगों को बुलाकर वो विरोध जो इकट्ठे होते हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध है। ये दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जो अलग जा रहे हैं, उन्होंने अपना गुट बना के अलग से कोई विरोध किया होगा। सर, एक लास्ट सवाल की, जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी की हमेशा जो लास्ट उपचुनावों में स्थिति सही नहीं हुई, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर, क्या लगता है इस बार चूंकि चुनाव जब हो रहा है, जब सरकार का कालखंड लगभग व्यतीत हो चुका है, सरकार के पास काम करने के अंतिम 10 महीने 8 महीने हैं, इसलिए इस बार ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होगा। सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राठौड़ साहब है जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और सरदार शहर का सरदार कौन होगा, इस वक्त ये बड़ा सवाल है सभी के मन में। इसी को लेकर इस वक्त आ रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस दिवंगत विधायक के बेटे पर दांव खेल सकती है। बीजेपी ने आपको बता दें कि अशोक पिंचा को टिकट दे दिया है। भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया जा सकता है। पिछले 5 उपचुनाव के नतीजे बताते हैं आपको। सहानुभूति लहर में पार्टियां हमेशा यहां पर चुनाव जीतती है। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर कहा, मौन स्वीकृति लक्ष्मणम। इस बंदरबाट पर सरकार मौन है क्योंकि उसकी स्वीकृति है। स्पेशल एरिया में छेड़छाड़ हो और प्रशासन कुछ न करे तो साफ है कि दाल काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ये ट्वीट सामने आया, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, युवती के साथ अश्लील हरकत की गई। अश्लील हरकत करने के बाद फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग का भी मामला सामने आया है। युवती ने आदर्श नगर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। परिचित युवक पर ये आरोप लगाए गए हैं। वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही थी और इसे लेकर पैसे भी वसूले गए हैं। आदर्श नगर पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच में जुटी है। जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा जो मामला है ये आदर्श नगर इलाके का है, जहाँ पर एक लड़की के अपने साथी के साथ में उसका प्रेम संबंध चल रहे थे और उसका आरोप है कि लगातार जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, अमित नाम का जो लड़का था, वो उसे डरा धमका रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसका कहना था कि यदि तुमने किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारे जो आपत्तिजनक जो वीडियो है, जो अश्लील वीडियो है, मैं उनको फोटो को वायरल कर दूंगा। तो ऐसे में लगातार धमकियां देने के बाद आरोपी अमित ने युवती के साथ में अवैध संबंध बनाए, साथ में उनके फोटो वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकियां दे करके और पैसों की वसूली भी की। तो ऐसे में युवती ने आखिरकार परेशान होकर अपने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी और उसके बाद अब आदर्श नगर थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी जांच एक पुलिस ऑफिसर को सौंपी गई है। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जो है नामजद कर लिया गया है और अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी ठीक है विष्णु, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बीकानेर से है। श्री डूंगरगढ़ में मौत के बाद हंगामा हुआ है। युवक की हत्या की आशंका पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। देर रात कैंपर से कुचलकर युवक की मौत हुई थी और गुस्साए लोगों ने हाईवे 11 को जाम कर दिया। हाईवे को खुलवाने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवक की मौत से परिजनों में गुस्सा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है बड़ी संख्या में इस वक्त हाईवे पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। गुस्साए लोगों ने हाईवे 11 को जाम कर दिया है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार परिजनों से समझाइश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हाईवे को साफ कराया जाए और रास्ते को सुचारू कराया जाए। तो आपको बता दें, देर रात कैंपर से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का कहना है ये कोई हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक युवक की मौत पर जमकर हंगामा मचा है। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट? ये देखिए, ये कल जो देर शाम को एक युवक की कैंपर गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर जो परिजन और जो ग्रामीण हैं उन्होंने हत्या की आशंका जताई थी और इसके बाद जो है वो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात को भी जो लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश था और सुबह ये आक्रोश जो है वो बढ़ गया। उसके चलते जो है हाईवे को जाम किया गया। हालांकि अभी पुलिस ने समझाइश करके लोगों को और हाईवे को एक बार खुलवा दिया है और पुलिस जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है ताकि ये पता लगाया जाए कि वास्तव में ये हत्या है या कोई एक्सीडेंट था। जी बिल्कुल विक्रम, चलिए तो अपडेट फिलहाल यही है कि रास्ते को खुलवा दिया गया। लेकिन विक्रम, हत्या की अंदेशा क्यों जताई जा रही है उनकी ओर से? किसी के ऊपर शक है? किसी का नाम लिया है घर वालों ने? देखिए, अभी तक किसी को नामजद तो नहीं किया गया है, लेकिन जो परिजन है या जो साथ में लोग थे उनका कहना है कि जिस तरीके से जो बाइक जा रही थी और उसपे 2 लोग सवार थे, तो एक जो युवक था वो उसके कुछ भी जख्म भी नहीं आया और वो घायल भी नहीं हुआ है और एक जो चालक था उसकी जो है वो मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी उसके ऊपर से निकलने की बात भी बताई जा रही है। तो पूरी जो घटना है उसको अनुसंधान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बिल्कुल विक्रम, फिलहाल ये जांच का विषय और जांच के बाद ही ये पता चल सकेगा कि ये कोई सोची समझी साजिश है, हत्या की गई है या कोई हादसा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है। बुढ़ादित में हादसे में मौत के बाद हंगामा हुआ। ट्रक से कुचलने के बाद युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। शव रखकर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और शव के साथ
करीबन 5 घंटे से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 50 लाख की मुआवजे की मांग की जा रही है। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। 3 थानों की पुलिस जाब्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो ट्रक से कुचलने के बाद एक युवक की मौत हो गई और इसके बाद से परिजनों में और ग्रामीणों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग और एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि कोटा के बुढ़ादित कस्बे में एक बेकाबू ट्रक ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक धनराज मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और शव उठाने से इंकार कर दिया और आक्रोश जताने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों से समझाइश की जा रही है, लेकिन लोगों का प्रदर्शन जारी है। लोगों का कहना है कि आए दिन मुख्य बाजार से तेज रफ्तार से भारी वाहन गुजरते हैं। पुलिस प्रशासन को कई बार इसे लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग इसे लेकर आक्रोशित हैं। लापरवाही चलाते हैं ट्रक और भीड़ भाड़ रहती है और इनमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा और माड़ों के ठेकेदार भी ध्यान नहीं दे रही और बॉडी को उठाने नहीं देनी है। जहाँ तक इनका न्याय नहीं होगा, जहाँ तक तो बॉडी को उठाने नहीं देगा। ये पहले भी व्यापार संघ के माध्यम से 2-3 बार इनको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। और जो यहाँ पर ऐसी लड़ाई हो रही है, यहाँ पर आज भी ऐसा हो चुका है कि ये इनका धनराज मीणा के साथ ट्रक ने चोट मार दी। और कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। ओम प्रकाश, लोग कह रहे हैं आए दिन हादसे हो रहे हैं, पुलिस को शिकायतें दी गई हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 घंटे से अधिक समय हो गया है, शव की दुर्गति हो रही है बीच सड़क पे। शव जो कि क्योंकि विषिक्त अवस्था में शव जो पड़ा है, वहां अभी भी मौके पर भारी लोगों का जमावड़ा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जो है टीमें ये समझाइश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल तमाम जो समझाइश के प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। 5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत भी चुका है, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, क्यों दिक्कत आ रही है समझाइश में? देखिए, इनकी 2-3 तरह की मांगे हैं। जो उन मांगों पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि समझाइश नहीं हुई है। 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग है, सरकारी नौकरी देने की मृतक के परिजनों की, और एक कांस्टेबल है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग है, निलंबित करने की जो मांग है, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम उनसे समझाइश कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि समझाइश के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। और फिलहाल 5 घंटे से अधिक समय लगातार की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, रिवर फ्रंट पर लोगों ने जमकर हंगामा किया, आग लगाने की भी धमकी दी गई है। यूआईटी के अधिकारियों ने गालियां दी हैं, पानी निकासी के लिए दीवार तोड़ने की मांग की जा रही है। हंगामे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हंगामे के बीच दीवार तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। तो कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं। आग लगाने की धमकी दी गई है और यूआईटी के अधिकारियों को भी गालियां दी गई हैं। पानी निकासी के लिए यहां पर दीवार तोड़ने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा से सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर, ताजा अपडेट बताइएगा। देखिए प्रियंका, ये चंबल रिवर फ्रंट का हिस्सा है। चंबल रिवर फ्रंट पर ये शख्स जो है वो वहां पहुंचा और जो यूआईटी के अधिकारी हैं उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता करने लगा। नाली का जो पानी है उसके निकास के लिए दीवार तोड़ने की इनकी मांग थी और इसी मांग को लेकर ये जो शख्स है वो गुस्से में क्रोधित हो गया और गाली गलौज पर उतर आया, अभद्रता पर उतर आया। और उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो शख्स है ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। आबिद कौवा नाम बताया जा रहा है इस शख्स का, कि आबिद कौवा है ये शख्स। और ये शख्स काफी गुस्से में था इस बात को लेकर के कि जो यूआईटी के अधिकारी हैं वो दीवार तोड़ रहे थे पानी के निकास के लिए, और उसी बात को लेकर के ये उग्र हो गया और यूआईटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता करना इसने शुरू कर दिया। इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो मंत्री पुत्र अमित धारीवाल है उनका काफी करीबी बताया जा रहा है
और इसी वजह से इसने जो अधिकारी हैं उनको लताड़ लगाने के अंदाज में शुरू किया, लेकिन वो अपने भाषा का जो संयम है वो खो बैठा और गाली गलौज पर उतर आया प्रियंका। लेकिन योगेश, बताया जा रहा है कि इन सबके बीच काम शुरू भी है, दीवार तोड़ी जा रही है। ये मांग क्या की जा रही है इनकी ओर से, क्या चाहते हैं वो? बिल्कुल, ये इनकी जो मंशा है वो यही है कि ये पहले जो दीवार है वो तोड़ी नहीं जा रही थी और इनकी यही मांग थी कि ये दीवार तोड़ी जाए और यहाँ से पानी का निकास हो सके। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद यूआईटी के अधिकारियों ने फैसला लिया और इस दीवार को तोड़ने का काम जो है वो चालू हुआ है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो शख्स है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है ये आबिद कौवा है। ये कंफर्म है कि ये आबिद कौवा है और इसी ने अधिकारियों के साथ अभद्रता की है। और इसका जो वीडियो, बिल्कुल योगेश, ये तो कहीं सही नहीं है अधिकारियों को गाली गलौज करना और उन्हें गाली देना। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है। ट्रेन के आगे मां बेटी कूद गई हैं। लोको पायलट की सूझबूझ से दोनों की जान बच पाई। घटना में मां और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हुई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिटी रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं चल सका है क्या वजह रही इसके पीछे, क्यों आत्महत्या करना चाहती थी ये, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल दोनों की जान बच गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से मां और बेटी दोनों फिलहाल ठीक हैं। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है और इस वक्त आपको बता दें कि दोनों का इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंभीर घायल हुई हैं मां और बेटी बताई जा रही हैं, जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि लोको पायलट ने समझदारी से इन दोनों की जान बचा ली। और उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त आ रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। एटीएस एसओजी की टीम उदयपुर पहुंची हुई है। टीम ने घटनास्थल का फिर से जायजा लिया है। टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली जा रही है। तो उदयपुर रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई थी और इसके पीछे आतंकी साजिश होने की बात कही जा रही है। डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जा रहा था और यही वजह है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें, एटीएस और एसओजी की टीम भी इस वक्त उदयपुर पहुंची हुई है और टीम ने घटनास्थल पर जाकर वहां पर जायजा लिया है और साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। केस वर्कआउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है, तो डिस्ट्रप्शन की एक्टिविटी है, सबोटाज की एक्टिविटी है और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एटीएस और एसओजी की टीम भी इस वक्त उदयपुर पहुंची हुई है, जांच किए जा रहे हैं। अब तक कौन कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आ पाई? बिल्कुल, देखिए बेहद गंभीर मामला रहा है और यही वजह है कि राज्य सरकार की ओर से ये जांच एटीएस एसओजी को दी गई है। और जैसे ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल जो एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें निर्णय लिया गया और उसके तुरंत बाद में एटीएस एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ उदयपुर पहुंचे। वे घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल पर जो ये पूरी जो जानकारी है वो उन्होंने जुटाने की कोशिश की है। हालांकि उनका कहना है कि अभी कई ऐसे सवाल है जिनके वे जवाब ढूंढ रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो उनके द्वारा कही गई है कि इस बात पर संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी मंशा ट्रेन को उड़ाने की थी, ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की थी और ट्रेन में सवार यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की थी। तो ये जो घटनाक्रम, ये जो बयान सामने आया, निश्चित तौर पर ये स्पष्ट करता है कि जो जांच एजेंसियां है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। आतंकी कनेक्शन होने से भी नकारा नहीं जा रहा है।
क्योंकि ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो इलाका है, यहाँ के लोगों में कुछ स्लीपर सेल्स तो एक्टिव नहीं रहे जिनकी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों से संपर्क रहे। तो उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर जो उदयपुर पुलिस है उनके द्वारा कई सारी टीमें बनाई गई है और टीमें बनाकर आप देखिए कई लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ का दौर जो है वो लगातार जारी है। कई लोगों को डिटेन कर उनसे इस समय पूछताछ चल रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो ब्लास्ट किया गया इसमें कौन लोग शामिल रहे हैं। बिल्कुल कपिल, इस पूरे मामले को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत भी है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कुछ ही समय में वहां से ट्रेन भी गुजरने वाली थी। हालांकि जो ग्रामीण थे, जो आसपास के लोग थे, उनकी सजगता से यहाँ पर बड़ा हादसा टल गया है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक स्लीपर सेल एक्टिव होने की भी आशंका है, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या फिलहाल? देखिए, किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा और आप देखिए कि संभवतः इस तरह का एक पहला मामला होगा राजस्थान में जब सारी एजेंसी जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। आप देखिए कल एनआईए मौके पर आई है, एनएसजी के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट जो है वो मौके पर आकर उन्होंने वहां से सुराग इकट्ठे किए हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर मौके पर आए हैं। तो सभी एजेंसीज मिलकर सुराग इकट्ठे कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि जो लोग जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर सभी एजेंसीज पहुंच रही है, इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां चोर एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए। पहले आप तस्वीरें देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताएंगे इस चोरी के पीछे। तो देखिए जरा, एक चोर एटीएम के अंदर दाखिल होता है और देखते ही देखते एटीएम को ही उखाड़ ले जाता है। यही नहीं, एटीएम मशीन के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे और स्प्रे भी रखे थे उसमें भी वो स्प्रे कर देता है ताकि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए। मामला भीलवाड़ा जिले के आंसिंद क्षेत्र के शंभूगढ़ का है, जहां पहले चोरों ने एटीएम की रेकी की और फिर देर रात पूरे एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। इस मशीन में 27 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हालांकि कोशिश की गई थी चोर की ओर से कि जो फुटेज है वो ना रिकॉर्ड होने पाए और स्प्रे की मदद से कैमरे पर कुछ स्प्रे किया गया था, लेकिन ये तस्वीरें कैद हुई हैं। कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच में शंभूगढ़ थाने पे सूचना मिली कि अज्ञात मुलजिमानों द्वारा शंभूगढ़ कस्बे का बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ के कुछ लोग लेके गए हैं। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने संभावित दिशा की और पीछा भी किया, लेकिन सफलता अर्जित नहीं हुई। रात को ही अलग अलग टीमें बना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मुलजिमों का रूट तय किया जा रहा है। और अब बात अजमेर की, जहां चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। देखिए जरा, पहले एक चोर दुकान में दाखिल होता है मोबाइल पर बात करते हुए, फिर इधर उधर देखता है और दुकान के गल्ले में हाथ डालता है और 50,000 रुपए लेकर फरार हो जाता है। तस्वीरें रामगंज थाना इलाके की है। कहा जा रहा है कि यह घटना 13 नवंबर की है। हालांकि चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। दुकान में थे तो दुकान के बाहर लगे उनके काउंटर में से किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये निकाल लिए। उस संबंध में उन्होंने जब रात को चेक किया गले को तो उसमें से 50,000 रुपये गायब मिले, जिसकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी देखने पे एक व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना दिखाई दे रही है, जिस संबंध में थाना रामगंज पे प्रकरण संख्या 518/2022 धारा 379 आईपीसी में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री मणिराम जी एसए साहब के जिम्मे किया गया। बाइक चोरी की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी देखी है बाइक चोरी होते हुए? लाइव नहीं देखा तो चलिए आपको दिखाते हैं बाइक चोरी होते हुए लाइव तस्वीरें। तो देखिए, जरा गौर से देखिए इस चोर को। पहले ये चोर आराम से बाइक के पास पहुंचता है, वहां खड़ा होकर इधर उधर देखता है और महज 30 सेकंड के अंदर बाइक चुरा कर फरार हो जाता है। तस्वीरें रातानाडा थाना क्षेत्र के हाईकोर्ट कॉलोनी की है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आखिर जोधपुर में बदमाश किस कदर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोपालपुरा रोड नंबर 10B स्कीम में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। नियमों को दरकिनार कर इसका निर्माण किया जा रहा था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडीए ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोपालपुरा रोड पर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था और इसी दौरान जेडीए ने पहुंचकर इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर दरकिनार कर इसका निर्माण किया जा रहा था और जेडीए को जैसे ही जानकारी मिली, जेडीए के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब बात सीकर की। सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो, शराब तस्करी का एक से बढ़कर एक हाईटेक तरीका। लेकिन शराब तस्करी का आपको एक ऐसा अनोखा तरीका दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। सबसे पहले ये अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, पहले तस्वीर में उस गुप्त चैम्बर को देखिए जिसे खास तौर पर शराब की तस्करी के लिए बनवाया गया था। इस ट्रक को देख किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि इसके जरिए शराब की तस्करी भी हो सकती है। कहीं से भी नहीं लगता कि इनमें शराब भरी हो सकती है। शराब तस्करों ने शराब के लिए अलग से बड़ा चैम्बर बना रखा था जिसके अंदर शराब की पेटियां भरी हुई थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर सीकर पुलिस सजग थी और नतीजा शराब तस्करों की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई और आबकारी टीम ने पंजाब से गुजरात जा रही 415 कार्टन शराब जब्त कर ली। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि पहली बार इस तरह की तस्करी का मामला सामने आया है। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि एक पंजाब से भरा हुआ ट्रक है वो गुजरात के लिए रवाना हुआ है और ये नवलगढ़ रोड के माध्यम से जयपुर होता हुआ गुजरात के लिए निकलेगा। फिर उसी के बाद में मैंने और उसके बाद में सीकर दक्षिण के इंचार्ज रमेश कुमार उनके नेतृत्व में कल शाम को जाप्ते के साथ दासा के डाणी रेलवे फाटक के पास पहुंचे और नाकेबंदी की और सूचना सही पाई गई और सूचना के तहत हमें एक ट्रक मिला RJ19 GA8317 और जो एक जनरेटर के अंदर कम से कम उसमें 415 गत्ता कार्टूनों की दारू मिली जिसमें कम से कम 30 लाख से ऊपर का इसमें अमाउंट की इसमें दारू शराब प्राप्त हुई और इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आबकारी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लौटेंगे फौरन।